नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण और बताया था कि उनका जो व्यापक हल होगा अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल कैसे लिखा जाएगा, CF + PI के रूप में। ठीक है, यदि f ऑफ dy = 0 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको। यदि बराबर में 0 है तब तो केवल CF ही व्यापक हल हो जाएगा, और यदि बराबर में 0 नहीं है, QX है कि f ऑफ dy = QX, जनरल फॉर्म यही होती है। ठीक है, तो यदि बराबर में QX है तब फिर उसको CF + PI की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और CF और PI निकालने की हमने अलग अलग टेक्निक्स भी सीखी थी। PI निकालना नहीं सीखा था, केवल CF की अलग अलग केस डिस्कस किए थे हमने कि जिनमें हमने CF निकाला था। बेसिकली 4 केस थे कि एक तो वो जिसमें सारे के सारे मूल भिन्न हो और वास्तविक हो, फिर दूसरा था कुछ मूल समान हो लेकिन सारे के सारे वास्तविक हो, फिर तीसरा केस था सम्मिश्र मूल हो कुछ, और फिर चौथा केस था सम्मिश्र में भी समान मूल आ जाए। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग केस थे CF निकालने के, और उन चारों के हिसाब से हमने CF निकालना सीखा था। PI निकालने की जो टेक्निक्स है वो आगे की जो एक्सरसाइज है उनमें आएगी। ठीक है, तो अभी हम 3rd A स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम CF निकालेंगे और वही जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दें, 3rd A, तो एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 3rd A। ठीक है, तो मैं पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, इसलिए सबसे पहले क्या है देखो, d² + 5d + 4 y = 0। पहले आया हुआ भी है अजमेर और बीकानेर में। ठीक है, तो यह है d² + 5d + 4 × y = 0। d क्या है यहाँ पे, d है डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक, जिसको भी हम d/dx बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, हालांकि यहाँ पे बोला नहीं उसने, बाकी सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ d का मतलब क्या है, d/dx, डिफरेंशियल ऑपरेटर या अवकल संकारक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसकी सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आप CF निकाल रहे हो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो क्या होगी, मैंने बताया था आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो बिना प्रूफ पे जाए कि डायरेक्ट d की जगह m पुट कर दो, तो m² + 5m + 4 = 0 और बराबर में 0 लिख देना है। ठीक है, कि यदि आपकी इक्वेशन इस टाइप की है, कि यदि आपकी इक्वेशन इस टाइप से है f ऑफ dy = 0 या y = QX भी हो सकता है, तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आप इस d की जगह m पुट कर देंगे तो fm = 0, ये होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो वैसे ही मैंने डायरेक्ट निकाल ली है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन d की जगह m पुट करके आप करो इसको फैक्टराइज। तो देखो, मल्टीप्लाई करने पे तो 4 और एडिशन पे 5, कि गुणा करने पे तो 4 आए और जोड़ने पे 5 आए, तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन हो जाएंगे, 4 और 1। ठीक है, दे देंगे ऐड करने पे तो 5 और मल्टीप्लाई पे 4। तो अब देखो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, m, तो ये हो गया m + 4, और यहाँ भी क्या है, m + 4। तो ओवरऑल ये हो गया m + 4 × m + 1 = 0। तो m की 2 वैल्यूज़ आ गई, -4 आएगा यहाँ से, तो और यहाँ से -1, कि जब इसको 0 करोगे तो -4, जब इसको 0 करोगे तो -1। तो ये कौन सा केस हो गया भाई, तो यहाँ पे जो आपको m की वैल्यूज़ मिली है देखो, एक है -1 -4, तो दोनों अलग अलग हैं और दोनों की दोनों रियल भी है, तो डिस्टिंक्ट भी है दोनों की दोनों और साथ में रियल भी है। तो दोनों के दोनों जो मूल हैं वो वास्तविक हैं और साथ में भिन्न भिन्न हैं। तो ये केस हो गया केस फर्स्ट, जब मूल भिन्न भिन्न हो और वास्तविक हो। उस केस में हमने देखा था यदि रूट्स m1 m2 m3 m4 इस टाइप से, तो CF कैसे लिख रहे थे भाई, C1 e⁻m1x, C2 e⁻m2x, C3 e⁻m3x, C4 e⁻m4x, इसी टाइप से लिख रहे थे।
तो सेम लॉजिक यहाँ पे, तो CF कैसे लिखा जाएगा, CF बराबर हो जाएगा C1 e पे पावर m1 की जगह -4 है तो -4x प्लस C2 m2 की जगह -1 है तो -1x, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा CF C1 e पे पावर -4x, C2 e पे पावर -x। आप इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि -4 ही लिखना है पहले, आप यूँ भी लिख सकते हो C1 e पे पावर -x, C2 e पे पावर -4x, ठीक है, तब भी ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है भाई, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो C1 C2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए भाई, चाहे आप C1 C2 लिखो, चाहे AB लिखो, चाहे CD कुछ भी, ठीक है। और अब देखो जो इक्वेशन थी उसके बराबर में 0 है, तो यहाँ तो QX 0 है, देखो बराबर में 0 है तो QX 0 है यहाँ तो यही इसका जनरल सॉल्यूशन भी हो जाएगा। PI तो होगा ही नहीं यहाँ, तो PI तो कब निकलता है, विशिष्ट समाकलन, जब QX की वैल्यू हो कुछ ना कुछ नॉन जीरो हो QX तब। तो यहाँ तो यही व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो व्यापक हल मतलब y की वैल्यू, जिसको जनरल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी C1 e पे पावर -4x, C2 e पे पावर -x, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दिया जाएगा। क्लियर, ध्यान रहे। आप ध्यान दें, इसी में ही अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 d3y अपॉन dx3 माइनस 13 dy/dx प्लस में 12y बराबर 0, ठीक है। d3y अपॉन dx3 माइनस 13 dy/dx प्लस 12y इक्वल्स टू 0। अब देखें इसे, अब आप देखोगे इसे तो ये बिल्कुल जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, अचर गुणांकों वाले रेखिका अवकल समीकरण, ठीक है, जो जिस फॉर्म में लिखे हुए होते हैं कि डेरिवेटिव्स हैं उनके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है या अचर है, इसलिए अचर गुणांकों वाले रेखिका अवकल समीकरण बोल रहे हैं। रेखिका का मतलब होता है जनरली y और जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर 1, ठीक है, घात 1 होगी। तो अब देखो पहले तो सेम काम करूँगा मैं, पहले तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, जो d/dx है उसको कैपिटल D से डिनोट कर दूंगा अवकल संकारक से। तो ये जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, d/dx को कैपिटल D बोला है, तो देखो इस तरीके से आएगी d³ माइनस 13 dy प्लस में 12y इक्वल्स टू 0। क्लियर है, इसी फॉर्म में आएगी। अब आप इसमें से देखो y तो ले लो कॉमन, तो d³ माइनस 13d प्लस 12y इक्वल्स टू 0, इस तरीके से, सही है। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है यहाँ पे f(d), जिसको हम बोलते हैं जो डिफरेंशियल ऑपरेटर का फंक्शन होता है। तो ये ऑपरेटर है यहाँ पे जिसको y पे ऑपरेट करना है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा इसकी सहायक समीकरण। तो देखें सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं भाई, जो भी f(d) है उसमें d की जगह m पुट कर देते हैं, तो m³ माइनस 13m, ठीक है, तो m³ माइनस 13m प्लस 12 और बराबर में 0 लिख देना है। तो ध्यान रहे ऑक्सिलरी इक्वेशन या सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं कि आप क्या करेंगे, जो भी f(d) है उसमें d की जगह डायरेक्ट m पुट कर देंगे, तो ये m पुट कर दिया, क्लियर, और बराबर में 0 लिख देना है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, अब इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो ये 3 डिग्री की टर्म है, 3 घात का समीकरण है। अब 3 घात के समीकरणों के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास में, जैसे कि 2 घात के हों तो क्वाड्रेटिक मेथड या श्रीधराचार्य विधि है, यदि फैक्टराइज नहीं कर पाते तो भी। लेकिन 3 घात वालों के लिए कोई तरीका नहीं है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं भाई, इनमें एक जो रूट होता है, एक जो मूल होता है, वो हम हिट एंड ट्राई से निकालते हैं कि सोचो और रख के देखो। और जनरली क्या क्या रख के देखते हैं, 1 2 -1 -2 इस टाइप से, या 0। यदि मिल जाता है एक रूट तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर आगे की वैल्यूज रखेंगे। तो रख के देखो, देखें m = 1 ही रख देता हूँ मैं इसमें, तो हिट एंड ट्राई, ठीक है, उससे कर रहे हैं m = 1, क्योंकि एक रूट तो ऐसे ही पता करना होता है। तो पुट करके देखो m की जगह 1,
तो 1 का क्यूब माइनस 13 इंटू 1 प्लस 12, तो 12 और 1 13 माइनस 13 0, तो मिल गया 0। ठीक है, तो m बराबर 1 रखा मैंने और उसने इसको संतुष्ट कर दिया। तो जैसे ही m बराबर 1 ने इसको संतुष्ट किया तो इसका मतलब m बराबर 1 इसका मूल है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का एक मूल मिल गया हमको, या एक रूट मिल गया 1। तो हिट एंड ट्राई से निकालना होता है, m की वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे 1 2 -1 -2 जो भी सेटिस्फाई कर देती है वो रूट हो जाएगा या वही मूल हो जाएगा। तो m = 1 रख के देखा, 0 मिल गया, मतलब संतुष्ट हो गया। तो m बराबर 1 इसका एक मूल है या रूट है। अब बाकी रूट्स कैसे निकालेंगे, तो एक रूट आ गया ना भाई, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फैक्टर निकाल लो। इसके संगत गुणनखंड क्या रहा होगा, तो इस 1 को इधर ले आओ, तो m - 1 बराबर 0। तो ये गुणनखंड है इसका एक। ठीक है, क्योंकि देखो ये गुणनखंड था तभी तो आपने इसको 0 किया होगा और m बराबर 1 आया होगा। ठीक है, तो जब मूल आ जाए तो उस मूल को इधर ले आओ, तो गुणनखंड आ गया। ठीक है, तो ये गुणनखंड रहा होगा इस समीकरण का, तो ये गुणनखंड था तभी तो इसको 0 के बराबर किया होगा और m बराबर 1 पाया होगा। ठीक है, तो m - 1 एक गुणनखंड है। या आप डायरेक्ट ध्यान रखें कि जो भी मूल मिल जाए उसको एक इस तरफ लेके आएँ, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ m - 1 m - 2 वो क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी m - 1 आया है। अब बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो 3 डिग्री की इक्वेशन है ना, तो इस m - 1 को 3 बार लिख लो, m - 1 m - 1 और एक बार और लिख लो m - 1 बराबर 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, गुणनखंड कर रहा हूँ इसके। तो एक गुणनखंड आ गया, 3 घात की समीकरण है तो 3 जगह लिख लेंगे, लिख लिया। और अब वापस यही इक्वेशन बनाऊंगा मैं। तो देखो m³ चाहिए मेरे को, तो इसको किससे गुणा करूंगा, m² से। तो ये m² से गुणा कर दिया, तो देखो क्या हो गया, m² और m आ गया m³, m² इंटू m मिल जाएगा m³। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या, m² इंटू -1, तो माइनस का m² एक्स्ट्रा में आ गया। ठीक है, तो -m² एक्स्ट्रा है, तो इस -m² को एडजस्ट करना पड़ेगा वापस से। ठीक है, तो इस -m² को जब एडजस्ट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, m³ था -m² एक्स्ट्रा आया, तो -m², इसमें -m² है क्या, इस इक्वेशन में आप देख सकते हो -m² नहीं है, तो मेरे पास में -m² आ गया, यहाँ पे m² वाला पद ही नहीं है। तो इस -m² को कैसे हटाएंगे, यदि +m² आ जाए तो दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको गुणा कर देता हूँ अब m से। क्यों, क्योंकि m इंटू m m² दे देगा प्लस का। तो ध्यान दें, एक्स्ट्रा क्या हुआ, -m², इसमें m² है ही नहीं, मतलब मेरे को नहीं चाहिए -m², तो इसलिए मैंने +m से गुणा कर दिया, तो ये हो गया +m²। ठीक है, तो +m² बैलेंस हो गया -m² से। लेकिन जैसे ही मैंने इसको +m से गुणा किया तो m इंटू -1, ध्यान दें m इंटू -1, माइनस का m आ गया, जबकि चाहिए कितना, -13m आया, कितना माइनस का m चाहिए, -13m, तो -12m कम है, तो -12 से गुणा कर दो इसको, तो -12m भी मिल गया, हो गया -12m और -m -13m। लेकिन ऐसा करने से माइनस +12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, +12 चाहिए भी था। ठीक है, तो इस तरीके से गुणनखंड करने होते हैं। तो एक गुणनखंड तो आप कैसे पता करोगे, m की वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे भाई, m की वैल्यूज अलग अलग। तो m = 1 ने इसको सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो जब m = 1 ने सेटिस्फाई किया तो इसका मतलब m = 1 इसका मूल है, इस 1 को इधर लिया हो तो m - 1 गुणनखंड हो जाएगा। और जब m - 1 गुणनखंड हो गया तो उस m - 1 को 3 बार लिख लो। और अब इन गुणनखंडों की सहायता से सेम टू सेम यही इक्वेशन बनाएंगे। तो m² से गुणा किया तो m³ आ गया, लेकिन -m² आ गया, -m² इसमें है ही नहीं, तो इसलिए इसको +m से गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ +m² बनाएगा तो वो इस -m² से कट जाएगा। लेकिन ऐसा करने से -m, ठीक है, तो -m एक्स्ट्रा टर्म आ गई, चाहिए -13m, तो -m तो आ गया, तो -12m और चाहिए, तो इसको -12 से गुणा कर दिया तो -12m भी आ गया। ठीक है, और ऐसा करने से माइनस प्लस का 12 एक्स्ट्रा आ गया, प्लस का 12 चाहिए भी था। ठीक है, तो इस तरीके से तो हो गए गुणनखंड। ठीक है, तो m-1 कॉमन है, m-1 तो बचेगा क्या, m² + m -12
बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से तो ये मिल गया हमको। अब इसको फैक्टराइज करो। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको तो कर सकते हैं भाई आसानी से। गुणा करने पे -12, जोड़ने पे 1, तो बताओ क्या क्या हो जाएंगे, 4 और 3। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्लस का 4m माइनस का 3m माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो गया m-1। यहाँ से कॉमन ले भाई, क्या आएगा, तो यहाँ से मैंने m कॉमन ले लिया तो ये m+4। यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो ये m+4 बराबर 0। तो कुल मिला के यदि आप देखो तो m-1, m+4 और m-3 बराबर 0। तो ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो ये गुणनखंड आए, और जब ये गुणनखंड आए हैं तो अब इनके कोरस्पॉन्डिंग रूट्स भी आ जाएंगे, मूल भी आ जाएंगे। तो देखो रूट्स क्या क्या आएंगे, तो m-1 को 0 करोगे तो यहाँ से तो आएगा m बराबर 1 आ जाएगा भाई, या m+4 को 0 करोगे तो आएगा m बराबर 4, और एक m-4 को और 0 करोगे, m-3 सॉरी, तो m-3 को 0 करोगे तो आ जाएगा m बराबर 3। तो इस तरीके से तो 3 रूट आ गए। तो कुल मिला के जो रूट्स हैं वो इस तरीके से आएंगे, m बराबर 1, 4, 3, -4 आएगा सॉरी यहाँ से। ठीक है, -4। तो m+4 को जब हमने 0 किया ना भाई, m+4 बराबर 0 तो m बराबर -4। ठीक है, तो 1, -4 और 3, तो ये 3 रूट आ गए। तो अब CF कैसे लिख देंगे, तो 1, -4 और 3, तो ये 3 रूट आ गए। ठीक है, तीनों के तीनों रूट क्लियर है। तो अब CF लिख दिया जाएगा। तो CF कैसे लिखेंगे, तो देख लो कौन सा वाला केस है, सारे के सारे भिन्न भिन्न है और वास्तविक भी है, आयोटा की फॉर्म में थोड़ी आए हैं। तो ऑल दी रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, तो सारे मूल भिन्न है, वास्तविक है, तो केस फर्स्ट ही है। तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा C1 e⁻1x, C2 e⁻⁻4x, C3 e⁻3x। तो ये आ गया CF। ठीक है, तो एक एक कॉन्स्टेंट e पे पावर में लिखते जाओ। तो C1 e⁻1x, C2 e⁻4x, C3 e⁻3x, और यही व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन, मतलब y का मान भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C1 e⁻x, C2 e⁻⁻4x, C3 e⁻3x। तो यह आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे नोट करें, फिर आगे करते हैं। तो अब ध्यान दें, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है d3y अपॉन dx3 माइनस 3 d2y अपॉन dx2 प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दे क्या है क्वेश्चन नंबर 2, d3y अपॉन dx3 माइनस 3 d2y बाई dx2 प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है। तो वापस से वही, पहले तो क्या करेंगे, इसको डी की फॉर्म में लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन पता करेंगे, फिर उसके रूट्स। ठीक है, तो पहले तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैं कंसीडर कर लूंगा डी बाई डी एक्स इक्विवेलेंट टू कैपिटल डी, जिसको कि हम अवकल संकारक भी बोलते हैं। ठीक है, तो अवकल संकारक कैपिटल डी, तो कैपिटल डी की फॉर्म में लिख लो तो आएगा डी क्यूब वाई माइनस 3d² वाई प्लस में 4y बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से y कॉमन दिख रहा है आपको, तो y कॉमन दिखेगा तो आएगा डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4, और ये y कॉमन बराबर 0। तो डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4y ऑपरेट हो रहा है, तो वो आगे लिख दिया बराबर 0।
ठीक है। और अब देखो इसकी सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो कैसे निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन? डी की जगह m पुट करके, तो m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो देखो ये हो गई ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी की जगह m पुट कर दो तो m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 और बराबर में 0, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे, तो m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 से। अब वापस से देखो वापस से वही दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई कि 3 डिग्री की इक्वेशन है तो डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, एक रूट हिट एंड ट्राई, सोचो और रख रख के देखो, ठीक है, वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो सोच के देखो m की जगह क्या क्या रख रख के देखो, m की जगह 1 रखो, तो देखो जब 1 रखोगे तो होगा क्या भाई, तो 1 रखूँगा मैं तो आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 और 1 5 माइनस 3 2 आया, तो 0 आना चाहिए था तब जाके मूल होता, तो 0 नहीं 2 आ रहा है। तो m बराबर 1 तो इसका रूट है नहीं, तो m बराबर 1 मूल नहीं है क्योंकि 0 नहीं दिया इसने। तो अब क्या करें, m बराबर -1 रख लो, तो -1 रखो तो ये आएगा इस तरीके से, -1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में 4, -1 का क्यूब -1, -1 का वर्ग प्लस 1 ही हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा 4, तो 3 और 1 4 माइनस का और ये प्लस का 4, तो 0। तो देखो अब क्या मिल गया, 0 मिल गया ना भाई, -1 रखते ही 0 मिला, तो इसका मतलब -1 क्या है, इसका रूट या एक मूल है, इसका मूल है -1। तो यदि मूल -1 है तो गुणनखंड क्या होगा, -1 को इधर लाओ तो m प्लस 1 बराबर 0। तो यदि रूट -1 है, मूल -1 है, तो फैक्टर या गुणनखंड क्या रहा होगा, -1 को इधर तो m प्लस 1 बराबर 0, तो m प्लस 1 रहा होगा फैक्टर गुणनखंड, तो m प्लस 1 है इसका फैक्टर, ठीक है। तो अब 3 डिग्री की इक्वेशन है तो m प्लस 1 को 3 जगह लिख लो बाकी फैक्टर्स पता करने के लिए, तो m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1 बराबर 0। और अब ये इक्वेशन चाहिए हमको, तो देखो m क्यूब चाहिए तो मैंने गुणा कर दवा दिया m स्क्वायर से, m स्क्वायर और m दे देगा m क्यूब, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई, क्योंकि m स्क्वायर जब प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर दे देगा, तो m स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया। चाहिए भी था m स्क्वायर लेकिन -3 बार, तो -3m स्क्वायर चाहिए, आया है m स्क्वायर, तो m स्क्वायर आया है, चाहिए मेरे को -3m स्क्वायर, तो m स्क्वायर आया, चाहिए मेरे को -3m स्क्वायर, तो और कितना कम पड़ रहा है, -4m स्क्वायर कम पड़ रहा है, क्योंकि -4m स्क्वायर और 1m स्क्वायर मिलके -3m स्क्वायर दे देगा, तो इसको -4m से गुणा करवा दो, तो -4m स्क्वायर आ गया ना, इतना और चाहिए था, ठीक है। लेकिन ऐसा मैंने जैसे ही किया तो -4m इंटू 1, तो -4m एक्स्ट्रा आ गया, तो -4m एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। चाहिए कितना था, एक भी m नहीं चाहिए, m तो है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब -4m एक्स्ट्रा आ गया, तो आपको +4m भी चाहिए ताकि नेट 0m आए, क्योंकि इसमें m है ही नहीं, तो इसको +4 से गुणा करवा दिया ताकि +4m मिल जाए, और यहाँ -4m है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट m का कोफिशिएंट 0। लेकिन ऐसा करने से 4 इंटू 1 +4 एक्स्ट्रा आ गया, +4 चाहिए भी था, हो गया बैलेंस। तो इस तरीके से, तो जैसे ही आपको एक गुणनखंड मिल जाता है, m प्लस 1 मिल गया, उसको 3 जगह लिखो, फिर m क्यूब चाहिए तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ, m स्क्वायर इंटू m क्यूब। लेकिन ऐसा करने से +m स्क्वायर एक्स्ट्रा आया, तो उस +m स्क्वायर को एडजस्ट करने के लिए इसको -4m से गुणा करवा दिया, ताकि ये -4m स्क्वायर और ये +m स्क्वायर -3m स्क्वायर दे दे। लेकिन ऐसा करने से -4m हो गया, तो इस -4m को एडजस्ट करना है, क्योंकि इसमें m तो है ही नहीं, तो इसको +4 से गुणा करवा दिया, तो +4m -4m, ओवरऑल m का रिजल्ट 0 हो गया, m का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो m वाली टर्म ही नहीं है, और +4 एक्स्ट्रा आ गया, ऐसा करने से +4 चाहिए भी था, ठीक है। तो अब ओवरऑल बैलेंस है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है भाई, m+1, तो m+1 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 कॉमन है,
तो यहाँ एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0। तो ये हो गया m प्लस 1 इंटू ये देखो क्या दिख रहा है भाई, तो ये है m माइनस 2 का होल स्क्वायर है, करके देख लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही टर्म आ जाएगी ना भाई सेम टू सेम। तो ये जो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 है, ये क्या है एक्चुअल में m माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से करके देख लो, ठीक है, क्लियर। तो अब देख लो m की वैल्यूज, तो देखो क्या हुआ, m प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि यहाँ से करोगे तो, और ये 2 बार है तो m माइनस 2 बराबर 0, m माइनस 2 बराबर 0, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब है यही फैक्टर 2 बार, तो 2 बार लिख दिया। तो कुल मिला के m की वैल्यूज आई है -1 2, यहाँ से 2 आएगी और यहाँ से भी 2, तो -1 2 2, ठीक है। तो अब देखो, अब इसका CF कैसे लिखा जाएगा, तो देखो ये कौन सा केस है, तो ये कौन सा केस है भाई, तो यदि आप इसको ढंग से देखें तो सारे के सारे मूल वास्तविक हैं, ऑल रूट्स आर रियल, आयोटा की फॉर्म में तो आई नहीं, लेकिन सारे के सारे रियल तो हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। अब वो दिक्कत क्या है, 2 सेम हो गए, ठीक है, 2 समान है। तो ये केस सेकंड है, कुछ मूल समान हो लेकिन सभी मूल वास्तविक हों, ठीक है, कि मूल समान तो है लेकिन और साथ में वास्तविक भी है, तो सारे के सारे वास्तविक है लेकिन कुछ समान है। तो केस 2 है, ऑल द रूट्स आर रियल बट सम रूट्स आर इक्वल, ठीक है। तो इस केस में CF कैसे लिखा जाता है, तो इस केस में CF लिखा जाता है, देखो इस तरीके से कि ये तो सिंगल रूट है, अकेला ये सेम नहीं है ना भाई, अकेला ये है तो इसके रिगार्डिंग तो एक कांस्टेंट आ जाएगा C1 e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि माइनस का एक है तो C1 e टू दी पावर माइनस एक्स, ये आ गया। ये दोनों सेम थे, तो यदि ये दोनों सेम है तो 2 सेम हुए ना, तो इनको इस तरीके से लिखा जाएगा C2 प्लस C3x और e टू दी पावर 2x, ठीक है, कि 2 ये ना, तो e टू दी पावर 2x। अब 2 सेम हुए तो 2 को ऐसे लिखते हैं C2 प्लस C3x, तो 2 हो तो C2 प्लस C3x, 3 सेम हो जाते तो C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर, ठीक है। तो जो सेम हुआ वो आ जाएगा e पे पावर में, और 2 सेम हुए तो C2 प्लस C3x, तो ये CF आ गया। और जैसे ही CF आया तो व्यापक हल भी आ जाएगा, y बराबर C1 e पे पावर माइनस एक्स C2 प्लस C3x e टू दी पावर माइनस प्लस 2x, ठीक है, e टू दी पावर 2x। तो C1 e पे पावर माइनस एक्स, C2 प्लस C3x e टू दी पावर 2x, तो ये आंसर है, यही व्यापक हल भी है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। तो नोट करें इसे, फिर अगला करते हैं। तो ध्यान दें, अगला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो अब डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्या है, d प्लस 2 d माइनस 1 का होल क्यूब इंटू वाई बराबर 0, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। पहले आया हुआ है अजमेर यूनिवर्सिटी में सन 2002 में, ठीक है, ध्यान रहे भाई। तो इसको यदि आप ढंग से देखें, ठीक है, तो ये तो पहले से ही फैक्टर्स हो रखे हैं, इसमें फैक्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, तो काम बिल्कुल आसान है। तो सहायक समीकरण निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो देखें सहायक समीकरण क्या होगा, जिसको कि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी बोलते हैं। तो सहायक समीकरण क्या होगा, d की जगह m रखो तो m प्लस 2, फिर d की जगह m रखें तो m माइनस 1 होल क्यूब है बराबर 0। तो सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में निकालते आए थे वैसे ही, कि d की जगह m पुट करना है, जो भी f ऑफ d है, f ऑफ d यही है d का फंक्शन, तो d की जगह m पुट करना है, बराबर में 0 लिख देना है, लिख दिया। अब देख लो यहाँ से रूट्स क्या क्या मिलेंगे। तो m प्लस 2 को 0 हो सकता है, तो m प्लस 2 बराबर 0, और ये क्यूब है तो इसको 3 बार लिखेंगे, m माइनस 1 बराबर 0, m माइनस 1 बराबर 0, m माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि 3 फैक्टर है ना यहाँ पे। क्यूब का मतलब क्या है,
m-1 3 बार है, m-1 m-1 m-1, तभी तो होल क्यूब लिख दिया। तो यहाँ से आएगा कुल मिला के m बराबर -2, और इसको यदि आप सोल्व करोगे तो m बराबर 1, उससे आगे भी 1 और फिर वहाँ से भी 1। तो कुल मिला के जो रूट्स हैं वो इस तरीके से आगे -2 1 1 1, यह है 3 रूट। ठीक है, तो ये ट्रिपल रूट है 1 1 1, 3 बार रिपीट हो रहा है 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो सेम कंसेप्ट है, केस 2 चल रहा है। सेकंड केस है कि कुछ मूल समान हो लेकिन सारे मूल वास्तविक हों। तो कुछ मूल समान है लेकिन सारे वास्तविक हैं, तो सम रूट्स आर इक्वल बट ऑल रूट्स आर रियल। ठीक है, तो देखें CF, तो CF हो जाएगा C1 e⁻² है तो -2x प्लस, तो C1 e⁻², तो ये तो अकेला था तो एक कांस्टेंट लेके आ गया। अब ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए लिखा जाएगा C2 + C3x + C4x²। तो 3 बार रिपीट हुआ ना भाई, तो C2 + C3x + C4x², 3 कांस्टेंट आए, 3 बार रिपीट हुआ तो 3 कांस्टेंट। इससे पहले वाला 2 बार रिपीट हुआ था, देखो ये 2 बार रिपीट हुआ था तो इसलिए 2 कांस्टेंट थे। तो 3 कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं? C2 + C3x + C4x², और क्या है इसकी वैल्यू 1, तो e⁻1x मतलब e⁻x। ठीक है, तो 3 बार रिपीट हो रहा था इसलिए C2 + C3x + C4x², और 1 था तो e⁻1x। तो इस तरीके से ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, आप इसको पहले भी लिख सकते हो, e⁻x को पहले लिख लो और इसके साथ में लिख लो C1 + C2x + C3x², और बाद में फिर लिख दो C4 e⁻²x, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं इनकी जगह, C1 C2 A B C D जो भी लिखना है। ठीक है, तो ये CF आया और यही व्यापक हल भी हो जाएगा। व्यापक हल इसलिए हो जाएगा क्योंकि PI तो निकलेगा नहीं इसमें, क्योंकि बराबर में 0 था ना, तो CF ही व्यापक हल बन जाएगा। तो C1 e⁻²x व्यापक हल का मतलब है y की वैल्यू, क्योंकि y में थी ना इक्वेशन, y था डिपेंडेंट वेरिएबल, C2 + C3x + C4x² e⁻x। तो इस तरीके से तो यही y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर। अब देखें अगला, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 है d2y/dx2 + 2dy/dx + 5y = 0। तो d2y/dx2 + 2dy/dx + 5y = 0। तो सेम क्वेश्चन है, अचर गुणांकों वाला रेखी का अवकल समीकरण है। तो पहले तो सहायक समीकरण निकालेंगे इसकी और फिर उसके मूल, और फिर उसके आधार पर देखेंगे क्या आएगा। CF बराबर में 0 है तो PI निकलेगा नहीं, CF ही व्यापक हल बन जाएगा। तो कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो d/dx है भाई, उसको आप कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे, अवकल संकारक, तो ये इस तरीके से आएगा d²y। ठीक है भाई, d²y प्लस में 2dy, 2d/dx को बोल दिया कैपिटल D y, प्लस में 5y = 0। तो अब यदि आप इसको देखो तो ये आएगा d² + 2d + 5, y को कॉमन लेके मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो y पे ऑपरेट हो रहा है d² + 2d + 5। तो यहाँ पे जो d का फंक्शन है f(d) ये है, तो ये है f(d). तो सहायक समीकरण कैसे निकालेंगे भाई? तो सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन, d की जगह m पुट करना है तो m² + 2m + 5 = 0। तो यह आ गया इसका सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज करो, तो जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो गुणा करने पे 5, जोड़ने पे 2, तो ऐसे 2 रियल नंबर्स तो होते ही नहीं है जो गुणा करने पे 5 दे और जोड़ने पर आपको 2 दे दें। ठीक है,
ऐड करने पे 2, मल्टीप्लाई पे 5, तो ऐसे 2 रियल नंबर तो होते ही नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे, श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक मेथड से। तो m बराबर, अब श्रीधराचार्य क्या है कि भाई यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक द्विघात समीकरण ax² bx + c बराबर 0 की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसके रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x बराबर -b + -b² - 4ac अपॉन 2a, इस तरीके से। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में पुट करो b का मतलब है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ देखो m में इक्वेशन तो m की वैल्यू आएगी, तो m का कोफिशिएंट 2, तो माइनस का 2, तो b की जगह 2 है, प्लस माइनस b², तो 2 का स्क्वायर 4, -4ac, a की जगह a मतलब x² का कोफिशिएंट या m² का कोफिशिएंट 1, c मतलब कांस्टेंट यहाँ 5 है, अपॉन 2a मतलब m² का कोफिशिएंट 1। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 4 पंजे 20 और ये 4, तो 4 में से 20 गए तो -16 अपॉन 2। ठीक है, अब ये जो 16 है तो 16 तो ऐसे कैसे, और इस माइनस को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर अपॉन 2। तो माइनस को लिख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ही होती है -1 है भाई, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए। तो ये कुल मिला के आ जाएगा m बराबर, तो ध्यान दें, तो m इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, तो -2 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 और आयोटा स्क्वायर का आयोटा, तो 4 आयोटा, अपॉन में भी 2 है, तो 2 का भाग दे दो दोनों में अलग अलग, तो -1 प्लस 2 आयोटा। तो ये इस तरीके से आया, तो ये आ गई m की वैल्यू। तो अब की बार मिले हैं आपको कॉम्प्लेक्स रूट, सम्मिश्र मूल, और सम्मिश्र मूल मतलब केस थर्ड, और केस थर्ड क्या था कि यदि हमें इस तरीके से रूट्स मिल जाएं अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में, तो हम इसके रिगार्डिंग जो CF वाला पार्ट है वो ऐसे लिखते हैं e पे पावर अल्फ़ा x C1 कोस बीटा x C2 साइन बीटा x, ऐसे ही लिखते हैं भाई कि यदि सम्मिश्र मूल आ जाए। प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने, तो जो वास्तविक भाग है वो तो e पे पावर में चला जाएगा, और C1 कोस बीटा x C2 साइन बीटा x। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू तो क्या आएगी, अल्फ़ा मतलब वास्तविक भाग -1 है, और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा मतलब काल्पनिक भाग 2 है, तो अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो अल्फ़ा की जगह -1 बीटा की जगह 2, तो CF क्या हो जाएगा, तो CF हो जाएगा e पे पावर अल्फ़ा x, तो e पे पावर -x। ठीक है, अल्फ़ा की जगह -1 है, C1 कोस बीटा x, तो बीटा की जगह 2 है तो कोस 2x, C2 साइन बीटा x, तो बीटा की जगह 2 है तो 2x, तो C1 कोस 2x C2 साइन 2x। क्लियर। ठीक है, इस तरीके से। तो जो CF है वही क्या हो जाएगा, व्यापक हल, क्योंकि बराबर में क्या था 0, PI तो निकलेगा नहीं, तो y बराबर e पे पावर -x C1 कोस 2x C2 साइन 2x, तो यह आंसर। ठीक है, नोट करें। तो इस तरीके से तो 3 केस देख चुके हैं हम, सभी मूल भिन्न भिन्न, वास्तविक, समान मूल वास्तविक, और ये सम्मिश्र मूल वाला भी देख लिया कैसे लिखना है। ठीक है, अब इससे आगे करते हैं, तो नोट करें इसे। अब ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो अब डिस्कस कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या है। तो कई जो पुरानी बुक्स है ना भाई, उसमें इस क्वेश्चन नंबर 9 में करेक्शन कर लेना, क्योंकि उनमें मिसप्रिंटिंग है। जो नई है उनमें तो सुधार दिया है, लेकिन जो पुरानी है उनमें ध्यान रहे। यह है क्वेश्चन नंबर 9।
प्लस वाई बराबर 0। तो d4y/dx4 माइनस 2d3y/dx3 प्लस में 2d2y/dx2 माइनस 2dy/dx प्लस वाई बराबर 0। तो ये जो माइनस 2dy/dx वाली टर्म है ये मिसिंग है कई बुक्स में, तो कई पुरानी बुक्स में ये टर्म नहीं लिखी हुई है माइनस 2dy/dx, तो ये ऐड कर लेना उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। अब देखो तो सेम प्रोसीजर है कि इसको सोल्व कैसे करेंगे कि पहले तो d/dx इसको आप अज्यूम कर लो कैपिटल D अवकल संकारक, और फिर इसे कैपिटल D की फॉर्म में ही लिखें तो d4y माइनस 2d3y प्लस में 2d2y माइनस में 2dy और प्लस में y बराबर 0, ठीक है। तो d4y माइनस 2d3y प्लस में 2d2y माइनस 2dy प्लस y बराबर 0, ठीक है। अब y कॉमन ले लो तो d4 माइनस 2d³ प्लस 2d² माइनस 2d प्लस 1 y बराबर 0। तो y कॉमन लेके बाहर लिख दिया है। तो ये f ऑफ d है एक्चुअल में, जो कि किस पे ऑपरेट हो रहा है, y पे। तो ये है f ऑफ d जो y पे ऑपरेट हो रहा है। तो इस f ऑफ d के रिगार्डिंग अब हम निकाल लेंगे सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो d पे पावर 4 m पे पावर 4, d की जगह m रखना है केवल, माइनस 2m³ प्लस 2m² माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। इस तरीके से तो m पे पावर 4 माइनस 2m³ प्लस 2m² माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो क्या किया है, डायरेक्ट d की जगह m पुट कर दिया, बराबर में 0 लिख दिया, तो सहायक समीकरण आ गई। अब की बार 4 घात का समीकरण है, तो 2 घात से बड़े जितने भी होते हैं उनमें सब में हिट एंड ट्राई से ही, ठीक है, पहला मूल। तो वही हम सोचेंगे और रख के देखेंगे किस पे 0 दे रहा है। तो 1 ही रख लो पहले तो 1 रखोगे तो देखो 1 पे पावर 4 2 × 1³ 2 × 1² माइनस 2 × 1 प्लस 1, कितना हो गया ये 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1। तो 2 और 1 3 और 1 4, तो प्लस का 4 माइनस 2 4, तो 4 माइनस 4 0 आ गया। तो दे दिया भाई 0, तो 0 दे दिया, तो इसका मतलब m बराबर 1 इसका रूट है। तो m की जगह 1 पुट किया था और उस 1 ने क्या दे दिया मेरे को 0, तो 0 दे दिया, मतलब समीकरण संतुष्ट कर दिया। और समीकरण संतुष्ट कर दिया तो इसका मतलब m बराबर 1 उसका एक रूट है या मूल है, और मूल है तो इसका मतलब गुणनखंड क्या होगा, इस 1 को इधर लाओ, m-1 बराबर 0। तो m-1 बराबर 0 आया है, तो m-1 उसका एक गुणनखंड है या m-1 उसका एक फैक्टर है। अब 4 घात की समीकरण है देखो, तो एक रूट आया है अभी मेरे पास में, बाकी 3 और निकालने हैं। 4 की है ना, तो 4 रूट्स होंगे, 4 मूल होंगे, ठीक है। तो एक आया है अभी, तो बाकी 4 और निकालने हैं। तो 4 घात की समीकरण है, तो ये जो गुणनखंड आया है, ये जो फैक्टर आया है m-1, इसको 4 जगह लिखो। तो 3 वाली में 3 जगह लिख रहे थे, 4 वाली में 4 जगह लिखो, तो ये 4 जगह लिख दिया, बराबर में 0। तो एक फैक्टर मिल गया m-1, तो 4 जगह लिख लो। और अब देख लो इसे, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, m पे पावर 4 चाहिए मेरे को, तो m³ से मल्टीप्लाई करवा दो, तो हो गया m पे पावर 4। लेकिन ऐसा करने से माइनस m³ आ गया, चाहिए कितना, माइनस 2m³ आ गया, कितना, माइनस m³। तो कमी कितने की रह गई, माइनस m³ की। तो इसको माइनस m² से गुणा करवा दो, क्योंकि ऐसा करते ही माइनस m³, ठीक है, और एक माइनस m³ यहाँ, तो हो गया टोटल माइनस 2m³। क्लियर। लेकिन जैसे ही आपने ये किया तो माइनस माइनस प्लस का m² आ गया, चाहिए कितना, 2m², आया कितना, प्लस का m²। तो एक m² और चाहिए, तो इसको m से मल्टीप्लाई करवा दो, तो m × m m², और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस का m², तो बन गया 2m²। क्लियर। लेकिन ऐसा मैंने जैसे ही किया तो माइनस का 1 × m, तो माइनस m आ गया, चाहिए कितना, माइनस 2m, तो माइनस m आ गया। तो कमी कितने की रही, 1 m की कमी रह गई ना, माइनस के 1 m की, तो इसको माइनस 1 से गुणा करवा दो। तो माइनस 1 से जैसे ही गुणा करवाओगे तो माइनस का m, और ये भी माइनस का m, हो गया माइनस 2m।
लेकिन ऐसा मैंने जैसे ही किया तो माइनस माइनस प्लस वन और प्लस वन चाहिए था, तो ओवरऑल बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस कर लेना है। ठीक है भाई, तो कर लिया बैलेंस। और अब देखो m माइनस वन, एम माइनस वन, एम माइनस वन, एम माइनस वन, तो ये तो कॉमन। तो जैसा हम 3 घात की में करते हैं वैसा ही 4 घात की में किया है, कोई नया काम नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो 4 बार लिखा है और बैलेंस करवाया है बस, कि m4 चाहिए था तो m क्यूब से, तो m4 मिल गया। फिर माइनस m क्यूब एक्स्ट्रा आ गया, चाहिए माइनस 2m क्यूब, तो इसको माइनस m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि ये माइनस m क्यूब और ये माइनस m क्यूब माइनस 2m क्यूब बन जाए। फिर ये माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर, चाहिए 2m स्क्वायर, तो इसको m से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि m स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर 2m स्क्वायर हो जाए। लेकिन ऐसा करने से माइनस m आ गया था, माइनस 2m चाहिए तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि माइनस m बन जाए, और एक माइनस m यहाँ है तो माइनस 2m। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया था माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, प्लस 1 चाहिए था, ओवरऑल बैलेंस। ठीक है, तो m माइनस 1 कॉमन, यहाँ बचा m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस में m और माइनस में 1 बराबर 0। तो अब करो फैक्टराइज या गुणनखंडित, तो m माइनस 1, देखो क्या कॉमन आ रहा है भाई, m स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो m स्क्वायर कॉमन ले लिया तो m माइनस 1, यहाँ m माइनस 1 ऑलरेडी है बराबर 0। तो ये कुल मिला के आ गया m माइनस 1, फिर से m माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 और बराबर में 0, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आया। और अब इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान दें, तो m माइनस 1 बराबर 0, m माइनस 1 बराबर 0, 2 बार है ना m माइनस 1, m माइनस 1, तो m माइनस 1 बराबर 0, m माइनस 1 बराबर 0, और m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से तो आपको मिल जाएगा m बराबर 1, यहाँ से भी m बराबर 1, तो 1 और 1 2 बार आ गया, तो यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1, तो 1 तो 2 बार रिपीट हो गया। और ये m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो इस प्लस 1 को उधर भेजोगे तो माइनस 1, ध्यान रहे, इस प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस 1, और इस माइनस 1 को क्या लिखोगे भाई, माइनस 1 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल आयोटा, वर्गमूल ले रहे हैं तो प्लस माइनस लगेगा ही। तो कुल मिला के अब इसको यदि आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे, तो इसको लिखेंगे, या फिर अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 आयोटा। तो ये जो प्लस माइनस आयोटा दिख रहा है ना भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस माइनस 1 आयोटा, अभी भी प्लस माइनस आयोटा ही है, 1 से मल्टीप्लाई होने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं और 0 जोड़ने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ओवरऑल ये अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में आ चुका है। तो कुल मिला के ये रूट्स आ गए, m बराबर 1, m बराबर 1 और 0 प्लस माइनस 1 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ देखूँ मैं तो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब देखो इसका CF, तो CF बराबर, तो देखो अब रूट्स कॉम्प्लेक्स भी हैं, सम्मिश्र मूल भी हैं, और रियल रूट्स भी हैं, वास्तविक मूल भी हैं। ठीक है, और वास्तविक में भी समान है। तो जब समान हो जाए तो कैसे लिखते हैं, समान हो जाए तो लिखते हैं C1 प्लस C2x, क्योंकि 2 ही तो हैं, तो 2 रूट समान हुए इसलिए C1 प्लस C2x, और साथ में e पे पावर जो भी इनकी वैल्यू है 1 है, तो e पे पावर 1x, मतलब e पे पावर x, तो 2 बार हुआ था तो C1 प्लस C2x e पे पावर x, प्लस अब जो सम्मिश्र हैं उनके रिगार्डिंग कैसे लिखेंगे, तो सम्मिश्र के रिगार्डिंग आपको पता है e पे पावर अल्फा x, तो अल्फा की वैल्यू 0 है, तो e पे पावर 0x, तो e पे पावर अल्फा x इंटू C1 कोस बीटा x, C2 साइन बीटा x, तो C1 C2 तो यूज़ कर लिए, तो C3 कोस बीटा, बीटा की जगह 1 है तो 1x, C4 साइन बीटा x, तो बीटा की जगह 1 है। ठीक है, तो C4 साइन बीटा x,
तो ये आ गया CF, और जो CF आया है वही व्यापक हल भी हो जाया करता है। क्यों? क्योंकि बराबर में क्या चल रहा है 0, तो CF ही क्या हो जाएगा व्यापक हल। तो y बराबर आएगा देखो C1 प्लस C2x e पे पावर x प्लस e पे पावर 0 का मान 1, ध्यान रहे भाई e पे पावर 0 का मान 1, तो ये तो 1 हो गया, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो 1 हो गया, e पे पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये इस तरीके से आ जाएगा C3 cos x C4 sin x, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये व्यापक हल हो जाएगा, तो इसे नोट करें। फिर इससे अगला करते हैं।